हेलो दोस्तों, पढ़ाओ क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम पीवाईक्यू की सीरीज लेकर चल रहे हैं और इकोनॉमिक्स और पीवाईक्यू सीरीज मैं करा रहा हूं और हमारी पूरी टीम आप लोगों के लिए एक स्पेशल हमारी पूरी टीम स्पेशल बैच लेकर आई है दिल्ली पुलिस के लिए। जरूर से इसे देखें और अपना प्यार दें इसे, ठीक है। तो पीवाईक्यू की सीरीज में हम आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन। आज देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट कुछ इंटरेस्टेड क्वेश्चन है हमारे लिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द ग्लोबलाइजेशन। मतलब ग्लोबलाइजेशन के लिए हमारा कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन जैसे आपको पता है ये कहां से लिया, कब हमने इसे अडॉप्ट किया था ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन कब अडॉप्ट किया था? तो 1991 में, 1990 1991 में एलपीजी मॉडल, ठीक है। एलपीजी मॉडल में हमने ग्लोबलाइजेशन को अडॉप्ट किया था, ठीक है। एलपीजी मॉडल को अडॉप्ट किया था। इसमें एल का मतलब क्या है? लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन क्या करते हैं? लिबरलाइजेशन का मतलब जब हम अपने रूल एंड रेगुलेशन को फ्लेक्सिबल नॉर्मल बनाते हैं ताकि प्राइवेट सेक्टर आकर हमारे जो प्रोडक्शन यूनिट है या यानी प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट बढ़ाना, ठीक है। लिबरलाइज करना। पी फॉर प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ठीक है। और जी फॉर ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो इसमें पूछा है ग्लोबलाइजेशन मतलब दूसरे कंट्री के साथ जब हम इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, इंटरेक्शन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द ग्लोबलाइजेशन? इट इज अबाउट द इंटीग्रेशन ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक। हाँ, एक मतलब यह विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण के बारे में है। हाँ, बात सही है। दूसरा क्या कह रहा है? इट प्रमोट कंपटीशन अमॉन्ग द प्रोड्यूसर। हाँ, अगर ग्लोबलाइजेशन होगा तो कंपटीशन प्रमोट होगा। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो कि इंडिया का कोई एक प्रोडक्ट है, सपोज करो कोई एक मोबाइल फोन है, इंडिया इंडिया ने मैन्युफैक्चर किया, और वैसे ही बाहर से कोई दूसरे देश का मोबाइल फोन हमारे यहाँ आ रहा है, यानी अब हम उन उस प्रोडक्ट मतलब इंडियन के प्रोडक्ट और कोई फॉरेनर प्रोडक्ट है उनके बीच में कंपटीशन, कौन अच्छा फैसिलिटी दे रहा है, कौन कम प्राइस पे अच्छी प्रोडक्ट दे रहा है, तो कंपटीशन बढ़ेगा। बात सही है। अगर ग्लोबलाइजेशन नहीं होता तो सिर्फ और सिर्फ इंडियन ही प्रोडक्ट आपको मिलता और इंडियन प्रोडक्ट क्या करती, अपनी मनमानी करती। तो वो हमें 1991 के पहले देखने को मिलता था। एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी नहीं, एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी ये कोई मोटिव ग्लोबलाइजेशन। देखो, एक डेप्रिसिएशन होता है, एक एप्रिसिएशन होता है। डेप्रिसिएशन जब डिमांड एंड सप्लाई की वजह से जब हमारी करेंसी की वैल्यू कम होती है, दैट इज डेप्रिसिएशन। जब यही डिमांड एंड सप्लाई की वजह से यानी मार्केट फोर्स की वजह से हमारी करेंसी की वैल्यू अच्छा होता है तो उसी को हम एप्रिसिएशन बोलते हैं, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन याद रखना, ठीक है, क्लियर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 एंड 2, केवल एक और दो सही है, ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार सबसे कम गरीब अनुपात वाला है? यानी नीति आयोग आया, तो नीति आयोग से आपको क्या याद रखना है कि नीति आयोग कब बना? 1 जनवरी 2015। डेट एकदम याद रखना, आएगा आएगा आएगा, ठीक है। इसके चेयरमैन क्या होते हैं? चेयरमैन तो प्राइम मिनिस्टर। कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर। वाइस चेयरमैन कौन है? वाइस चेयरमैन, वाइस चेयरमैन कौन है हमारे? तो कौन है? सुमन बेरी, सुमन बेरी साहब, ठीक है। और इसके सीईओ कौन है? सीईओ कौन है? तो बी के बी के आरवी, BKRV सुब्रमण्यम, सुब्रमण्यम साहब, ठीक है। अब नीति आयोग के बारे में इतना तो आपको ध्यान में रखना ही है। और नीति आयोग के बारे में और क्या ध्यान रखना है? तो एक ये रिपोर्ट इश्यू करता है जिसका नाम है मल्टी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी रिपोर्ट, ठीक है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी रिपोर्ट ये इश्यू कौन करता है? तो नीति आयोग। कौन करता है? नीति आयोग। हाँ, एक एक ये कंट्री लेवल पर होता है और कंट्री लेवल पर कौन करता है? तो नीति आयोग। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कंट्री लेवल पर होता है, एक होता है वर्ल्ड के लेवल पे। वर्ल्ड के लेवल पे कौन करता है? तो ऑक्सफोर्ड
ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव प्लस यूएनडीपी, यूएनडीपी। और यूएनडीपी का पूरा क्या नाम है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, ये दो ये वर्ल्ड के लेवल पे इशू करती है, वर्ल्ड लेवल पे। लेकिन हमसे क्या पूछा है? कंट्री के लेवल पे। नीति आयोग बोला है ना कि नीति आयोग, देखिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है ना, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द लोएस्ट पॉवर्टी रेशियो एज पर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। पॉवर्टी इंडेक्स नीति आयोग का, नीति आयोग के बारे में पूछा है। ठीक है, तो हमें नीति आयोग के बारे में ही बताना है। ठीक है, नीति आयोग के बारे में समझ में आ गया, यहाँ पे इंडेक्स कर लो, इंडेक्स। ठीक है, और नीति आयोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, नीति आयोग कंट्री लेवल पे आता है, और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव प्लस यूएनडीपी ये वर्ल्ड लेवल के बेसिस पे अपना रिपोर्ट इश्यू करता है। अब इनके पैरामीटर्स कितने हैं? इनके पैरामीटर्स का मतलब होता है किस बेसिस पे हम ये बताते हैं कि ये कितना गरीब है, कितना अमीर है। मतलब कोई ना ऐसा क्राइटेरिया, कंडीशन कि कौन कौन सा ऐसा क्राइटेरिया हम सेट करते हैं, उसके बेसिस पे हम काउंट करते हैं, ताकि तब हम बताते हैं कि पॉवर्टी को हम कैसे काउंट करें। तो पैरामीटर्स क्या क्या है? तो एक है एजुकेशन, एजुकेशन के बेसिस पे, हेल्थ के बेसिस पे, और लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड, रहन सहन। ठीक है, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड के बेसिस पे। ठीक है, थोड़ा सा इसे मैं, ठीक है, ठीक है, तो तीन तीन पैरामीटर है, एजुकेशन, हेल्थ और आपका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड। एजुकेशन, हेल्थ और लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड। ठीक है, तो लिविंग ऑफ तीन पैरामीटर्स है, लेकिन ये तीन पैरामीटर्स किसका है? ये तीन पैरामीटर्स है ये वर्ल्ड लेवल का। लेकिन जब हम नीति आयोग के बारे में आते हैं, तो नीति आयोग में जब हम देखते हैं, तो नीति आयोग जो करता है ये भी तीन तीन पे करता है, लेकिन इसके 12 पैरामीटर्स है। कितने हैं? 12 पैरामीटर्स। अब 12 पैरामीटर्स को कौन कौन से? वही हेल्थ को इसने कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया? हेल्थ को 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया, हेल्थ को 6 पार्ट में। फिर एजुकेशन को कितने पार्ट में डिवाइड किया? 2 पार्ट में। फिर लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को 4 पार्ट में। ठीक है, तो 4 पार्ट में, यानी ऐसे करके लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड, यानी आप आपके पास क्या अपना एसेट है, आप खाना कैसे पकाते हो, कुकिंग फैसिलिटीज क्या है, या फिर आप रहते कहाँ पर हो, आप रहन सहन घर क्या है, ये लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड में आता है। एजुकेशन में हमारा अटेंडेंस आ गया, फिर जैसे मान के चलो कि स्कूलिंग कितनी हो रही है, ये एजुकेशन में आ गया। हेल्थ में क्या आ गया? न्यूट्रिशन, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, फिर आपका एक्सेस टू सैनिटेशन, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, ये सारी चीजें हमारे किस में आ गया? नीति आयोग के इस पैरामीटर्स में। ठीक है, ऑक्सफोर्ड वाला क्या आ गया? ये पैरामीटर्स कितने हो गए? 4। अब नीति आयोग ने जो अभी पॉवर्टी इंडेक्स, ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी बताया, इसमें बताया कि 24.82 करोड़ लोग, कितने करोड़ लोग क्या हुए 2013 से लेकर 2013 से लेकर 2013-14 2013-14 से लेकर 2022-23 में लोग 24.82 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। किसने बताया? नीति आयोग। कौन सा इंडेक्स में? मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स में। और इसमें सबसे तेजी से जो स्टेट बाहर आया, मिस आया, वो यूपी, बिहार और आपका एमपी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। ठीक है, तो ये तीन ऐसे स्टेट है जहां पर गरीबी से लोग जल्दी से, बहुत जल्दी, मतलब गरीबी से लोग बाहर निकले हैं। ठीक है, तो इतना चीज आपको याद रखना है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कभी आए? तो नीति आयोग याद रखना, और एक ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, यूएनडीपी का। हाँ, यूएनडीपी से एक और चीज याद रखना, ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी रिपोर्ट इश्यू करता है। एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट भी इशू करता है। एसडीआई में इंडिया का जो रैंक है, वो इंडिया का रैंक क्या है? इंडिया का जो रैंक है 130 है। ठीक है, तो ये सब चीजें याद रखना है, ये सब आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे फैक्चुअल है, आप अपने कॉपी में इसे नोट भी कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम आते हैं क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन कह रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग हैज द लोएस्ट पॉवर्टी, तो कौन सा है कि जिसका लोएस्ट पॉवर्टी होगा, तो जाहिर सी बात है केरला है, तो केरला इज द राइट आंसर। ठीक है, अब केरला से क्या याद रखना है, केरला से अभी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है इन्होंने एक पोर्ट का क्या किया था, पोर्ट पोर्ट का इनॉग्रेशन किया था, मतलब एक तरीके से कौन सा पोर्ट है, तो विज जिहिन जाम, अगर पोर्ट पूछा जाएगा कहां पर है, तो ये अभी रिसेंट न्यूज में है, विजिहिन जाम, ये आपका केरला में है। ठीक है, तमिलनाडु से आपसे पूछा जाएगा तो याद रखना कि ग्लास ब्रिज यहाँ पे बना है, और साथ ही साथ एक और चीज याद रखना है जो कि अभी मैं भूल रहा हूँ, दिमाग में नहीं आ रहा है, तमिलनाडु से एक और है जो कि आपका लिफ्ट ब्रिज ऐसे करके है, पहला लिफ्ट ब्रिज जो फोल्ड हो जाता है। ठीक है, उसको एग्जैक्ट वर्ड क्या है वो ध्यान नहीं आ रहा है, वो आपका नीति आयोग तमिलनाडु से ही है। गोवा से क्या याद रखोगे, गोवा से कुछ नहीं। सिक्किम से क्या याद रखोगे, सिक्किम से आप याद रखना कि ये फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट है इंडिया का, फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट है, फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट है। ठीक है, क्या है, फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट है, तो सिक्किम याद रखना किससे, फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, इतना चीज आपको याद रखना है। नीति आयोग आ गया, नीति आयोग का पूरा नाम क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, इतना चीज याद रखना है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इतना चीज आपको ध्यान में रखना है। नीति आयोग आए, उससे रिलेटेड जो भी आए, तो इतना फैक्ट्स मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आए, इससे कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन आए आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में मूव करते हैं। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 किसको रिप्लेस किया था नीति आयोग ने, तो प्लानिंग कमीशन को, प्लानिंग कमीशन। ठीक है, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया था। ठीक है, कौन सा 5 ईयर प्लान चल रहा था, तो वो 12 5 ईयर प्लान चल रहा था, 5 ईयर प्लान चल रहा था। ठीक है, 12 5 ईयर प्लान कब से कब चला, 2012 से लेकर 2017। ठीक है, इतना चीज आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स याद रखना, नीति आयोग भी करता है कंट्री लेवल पे, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी इंडेक्स इनिशिएटिव ये कंट्री वर्ल्ड लेवल पे होता है। ठीक है, हाँ, यूएनडीपी से एक और चीज याद रखना, इसका फॉर्मेशन जो हुआ था वो कब हुआ था, 1965 में। ठीक है, 1965 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क। ठीक है, इतना चीज आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शेड्यूल ए ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 कंप्राइज्ड औद्योगिक नीति संकल्प 1956 के अनुसूची ए उन उद्योग से संबंधित था जो होगा, यानी 1956 में। अब बताओ 1956 का जो टाइम पीरियड है वो कौन सा टाइम पीरियड है, 1956 कौन सा 5 ईयर प्लान चल रहा है, सेकंड 5 ईयर प्लान कौन सा चल रहा है, सेकंड 5 ईयर प्लान। ठीक है, सेकंड 5 ईयर प्लान। अब सेकंड 5 ईयर प्लान चल रहा है, तो इसमें किस पे फोकस किया गया है, इस मॉडल को क्या कहा गया, पीसी महालनोबिस मॉडल। ठीक है, और इस पर इंडस्ट्रियलाइजेशन पर फोकस किया गया है, इंडस्ट्रियलाइजेशन पर फोकस, और इसी में आता है आईपीआर, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन। इसका पूरा नाम क्या है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन कब आता है, 1956। अब इसमें क्या किया गया ना, 3 पार्ट में इंडस्ट्रीज को डिवाइड कर दिया है। कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, 3 पार्ट में। कौन कौन से, एक शेड्यूल ए, शेड्यूल बी और शेड्यूल सी। शेड्यूल ए में उस इंडस्ट्रीज को रखा गया जो कि सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होगा, स्टेट के लिए होगा, ओनली फॉर द स्टेट, ओनली फॉर स्टेट। यानी क्या, ओनली फॉर स्टेट का मतलब हो गया सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ही वो इंडस्ट्रीज लगाएगी, और कोई दूसरा इंडस्ट्री, कोई भी प्राइवेट सेक्टर वो इंडस्ट्रीज नहीं लगा सकता। अब वो ओनली फॉर द स्टेट में कौन है, जैसे एटॉमिक इंडस्ट्रीज हो गया, डिफेंस इंडस्ट्रीज हो गया, इन सबको इसमें रखा गया।
बी में क्या रखा गया, बी में बोला गया कि भाई गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट मिलके इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं, लेकिन जो इसमें जो भी इसमें भी जो रोल होगा गवर्नमेंट का वो प्राइमरी रोल होगा और प्राइवेट का कैसा रोल होगा, सेकेंडरी रोल होगा, सेकेंडरी रोल होगा। अब इसमें कौन कौन सा इंडस्ट्रीज, जैसे कि मान लो कि फर्टिलाइजर का इंडस्ट्री स्टैब्लिश करना, ये सब इंडस्ट्रीज इसमें आ गए। और सी में ऊपर दो में से जो बच गए वो बोला गया कि अब आप प्राइवेट सेक्टर को दे दिया गया। यानी शेड्यूल सी में क्या रहा, शेड्यूल सी में ए और बी से जो इंडस्ट्रीज बचेगा, यानी जो ऊपर सारा इंपॉर्टेंट वाला इंडस्ट्री चला गया, गवर्नमेंट ही बनाएगी यानी स्टेट ही बनाएगा, और बी में आपका क्या होगा, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिलकर, यानी प्राइवेट को यहां पर भी मतलब इंडिपेंडेंट नहीं रखा गया। और शेड्यूल सी में प्राइवेट को रखा तो गया, लेकिन वो सारी इंडस्ट्रीज जो कि उतना इंपॉर्टेंट नहीं थे, नॉर्मल इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो 3 पार्ट में शेड्यूल ए बी सी और 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, इतना चीज आपको ध्यान में रखना। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, अब आंसर दो, शेड्यूल ए ऑफ इंडस्ट्रीज पॉलिसी रेजोल्यूशन। शेड्यूल ए किसकी बात कर रहा है, शेड्यूल ए की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, शेड्यूल ए की बात कर रहा है। अब शेड्यूल ए की बात कर रहा है, अब इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन आ गया, तो 1950 किसकी बात करेगा, तो प्राइवेट सेक्टर की, नहीं प्राइवेट सेक्टर नहीं था, ओन बाय द बोथ प्राइवेट पब्लिक, ये शेड्यूल बी में था। ठीक है, एक्सक्लूसिवली ओन बाय द फॉरेन नेशनल, नहीं ऐसा कुछ नहीं था, एक्सक्लूसिवली यानी सिर्फ और सिर्फ, यानी विशेष रूप से राज्य द्वारा सम्मिलित वाले स्टेट, यानी कौन बनाएगा, सिर्फ और सिर्फ स्टेट, यानी सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही वो इंडस्ट्री सेटअप करेगी, यानी गवर्नमेंट ही इंडस्ट्री सेटअप करेगी, जो कि शेड्यूल ए में है। अगर बी का पूछा, मान लो कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बी, जैसे सपोज करो कि पीवाईक्यू में आपका ए का पूछ दिया, नेक्स्ट में आपका बी से पूछ ले, क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा, बाहर से कुछ नहीं बनेगा, इसी में से बनेगा, बी से पूछ ले या फिर सी का पूछ ले, तो आपसे मोस्ट प्रोबेबली बनेगा चांस तो बी का पूछेगा। ठीक है, क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़िए, बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ मोस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी। मोस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी, यानी ये जो क्वेश्चन आया है वो आपके किस चैप्टर से है, मनी एंड बैंकिंग से, मनी एंड बैंकिंग से रिलेटेड है, यानी मनी एंड बैंकिंग से रिलेटेड आपको क्वेश्चन करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक है, तो मनी एंड बैंकिंग से। अब लिक्विडिटी ऑफ मनी का मतलब होता है कि वो चीज जो हम बहुत आसानी से अपने उसको कैश में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि आपके पास, एक पर्सन के पास कैश है और एक पर्सन के पास एटीएम है। अब दोनों के पास पैसा है, दोनों कोई भी चीज खरीद सकता है, लेकिन सबसे जल्दी किसके पास है, पैसे वाले के पास कैश है, वो कैश देकर कुछ भी खरीद सकता है, एटीएम वाले एटीएम जाना पड़ेगा, कैश निकालना पड़ेगा। ये यानी मोस्ट लिक्विडिटी फॉर्म, यानी लिक्विडिटी क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ मनी, फॉर्म ऑफ लिक्विड फॉर्म, मतलब एग्जांपल कौन सा है जो लिक्विड, आपका लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी है। तो नेशनल सेविंग डिपॉजिट, यानी आपने डिपॉजिट यानी डिपॉजिट करके रखा है, तो नहीं, डिपॉजिट वाला इसमें इंक्लूड नहीं होगा। डिपॉजिट क्योंकि आपने पैसा डिपॉजिट करके रखा है, जमा करके रखा है, आपको जरूरत पड़ेगी तो आप जाओगे, निकालोगे, लाओगे, तब उसका यूज करोगे, तो वो तो नहीं होगा। फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट, ये भी नहीं होगा। डिपॉजिट वाले बॉन्ड्स क्या, पैसा देकर आपने एक कागज का टुकड़ा लिया है, उस पर लिखा है कि हाँ भाई इतने साल में आपको इतना पैसा दिया जाएगा, लेकिन आपको जरूरत पड़ेगा, इंस्टेंट जरूरत पड़ेगा, तो क्या बॉन्ड कन्वर्ट हो सकते हैं, नहीं। तो जो करेंसी नोट्स हमारे पास रहते हैं, यही हमारा क्या होता है, आपका एक तरीके से क्या होता है, करेंसी नोट्स ही हमारा क्या रहता है, मोस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी। यानी जब मैं आपको मनी फॉर्म, टाइप्स ऑफ मनी फॉर्म पढ़ाऊंगा तो उसमें ये सब चीजें डिटेल में आपको समझाऊंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेयर इज द सेक्रेटरिएट ऑफ जीएसटी काउंसिल लोकेटेड। यानी अब देखो हमारे पास आया जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इज ए टाइप्स ऑफ विच टाइप्स ऑफ टैक्स, तो इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। अब जीएसटी कब आया था, तो 1 जुलाई 2017। ठीक है, अब कौन से अमेंडमेंट के थ्रू आया था, तो अमेंडमेंट नंबर आपको याद रखना है, कॉन्स्टिट्यूशनल
अमेंडमेंट नंबर 101, ठीक है। बिल पूछा जाएगा तो 121 बिल नंबर है, ठीक है। इतना चीज आपको याद रखना है। अब जीएसटी क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है, इतना चीज आपको याद रखना है, ठीक है, क्लियर। हाँ, अब कौन सा ऐसा दिख रहा है आप लोगों को, नहीं दिख रहा है, इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूं, ठीक है। तो 121 हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हो गया 20, ठीक है। 1 जुलाई 2017 हो गया, ठीक है। और इनडायरेक्ट टैक्स है, क्या है ये, इनडायरेक्ट टैक्स है, क्लियर। इतना चीज याद हो गया। अब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इतना क्लियर हो गया। अब देखो, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कौन सा ऐसा पहला कंट्री है जिसने जीएसटी इंप्लीमेंट किया, तो कौन सा ऐसा पहला कंट्री है, तो फ्रांस, ठीक है। तो इतना चीज आपको ध्यान में रखना है। देखो जीएसटी क्या है, जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस आपको कलेक्ट करके एक टैक्स बनाया गया। अब इसमें भी डिवीजन है, पांच पांच स्लैब में डिवाइड किया है, उतना भी डिटेल में नहीं जाएंगे, जब मैं इनडायरेक्ट टैक्स में बताऊंगा तो उस सब समझाऊंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन सब, अब बोला है कि इसका सेक्रेटरिएट कहां पर है, यानी हेडक्वार्टर कहां पर है, एक तरीके से सेक्रेटरिएट लोकेटेड इन चंडीगढ़। चंडीगढ़ याद रखना फर्स्ट यूटी है आपका, फर्स्ट यूटी है जिसने भारत न्याय संहिता लागू किया था कंप्लीटली, ठीक है, इतना याद रखना। मुंबई आपको याद रखना है, आरबीआई का क्या है, हेडक्वार्टर है, ठीक है। कोलकाता, कोलकाता नहीं है इसका सेक्रेटरी, तो न्यू दिल्ली इज द राइट आंसर। न्यू दिल्ली से क्या क्या याद रखोगे, एक तो सेक्रेटरिएट है, आपको याद रखना है कि यहां पर क्या हुआ था, बुक फेयर, बुक यानी पुस्तक मेला, बुक फेयर यहीं पे हुआ था। और क्या याद रखना है, 2+2 डायलॉग, 2+2 डायलॉग, ठीक है। और क्या रखना है, और क्या याद रखना है, तो बिम्स्टेक का मिनिस्ट्रियल लेवल मीटिंग, बिम्स्टेक का मिनिस्ट्रियल लेवल मीटिंग, मिनिस्ट्रियल लेवल मीटिंग। देखो बिम्स्टेक की अलग अलग मीटिंग होती है, जैसे बिम्स्टेक का यूथ मीटिंग भी हुआ था, वो गांधीनगर में हुआ था। मिनिस्ट्रियल लेवल मीटिंग आपका न्यू दिल्ली में हुआ था। ट्रेड वाला जो हुआ था वो थाईलैंड में हुआ था। तो इससे कंफ्यूज मत होना कि बिम्स्टेक का क्या मिनिस्टर, अभी तो हमने वहां पे पढ़ा था, ठीक है। इतना चीज, ये कौन सा है, बिम्स्टेक का आपका 2025 वाला, ठीक है, क्लियर। इतना चीज याद रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, न्यू दिल्ली। इतना चीज क्लियर है। और चंडीगढ़ एक यूटी है, यूटी किस कहां पर है, तो चंडीगढ़ कैपिटल भी है किसका, पंजाब और हरियाणा का, ठीक है। इतना चीज आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। अब सेंट्रल बैंक किसे कहते हैं, कभी भी जब भी आए सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक इंडिया का क्या है, आरबीआई। आरबीआई कब बना था, आरबीआई कौन सा एक्ट, 1934 के एक्ट। कब बना था, 1 अप्रैल 1935। इसके पहले जो गवर्नर हुए कौन थे, पहले गवर्नर ऑन्सबर्न स्मिथ, ऑन्सबर्न स्मिथ। पहले इंडियन गवर्नर कौन हुए, सीडी देशमुख, सीडी देशमुख। अभी इसके गवर्नर कौन है, तो संजय मल्होत्रा। कौन से नंबर के हैं, तो 26। अभी इसमें डिप्टी गवर्नर आई है पूनम गुप्ता, पूनम डिप्टी गवर्नर है, ठीक है। इतना चीज आपको ध्यान में रखना है, क्लियर। अब आरबीआई से कभी, और आरबीआई का मेन काम क्या होता है, आरबीआई का काम होता है जितने भी कमर्शियल बैंक है उनको हैंडल करना। ये किसी पर्सन डे टू डे जो पर्सन होते हैं उनके डे टू डे से बैंक अकाउंट ओपन कराना, ये सब इसका काम नहीं होता है। ये बैंक की जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको देखता है, उसको हैंडल करता है। साथ ही साथ ये भी देखता है कि जितने भी कंट्री में जो भी बैंक है उनका रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट क्या होगा, कौन सा बैंक सही तरीके से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, अकॉर्डिंग टू द रूल एंड रेगुलेशन सही तरीके से काम कर रहे हैं नहीं, ये सब देखने का काम होता है। यानी एक तरीके से रेगुलेट करने का काम होता है। रेगुलेशन का काम करता है हमारी
कंट्री में, चाहे किसी भी कंट्री में सेंट्रल बैंक हमारा क्या है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन कह रहा है क्या है, तो लेंडिंग टू द कमर्शियल बैंक, नहीं, हाँ लेंडिंग टू द कमर्शियल बैंक, हाँ ये इसका फंक्शन है कि कमर्शियल बैंक को कोई प्रॉब्लम हुआ तो लेंडिंग करने का, वो रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट के थ्रू देता है। बैंकिंग फैसिलिटी फॉर द पब्लिक, हाँ नहीं, बैंकिंग फैसिलिटी फॉर द पब्लिक नहीं है, पब्लिक नहीं है, पब्लिक के लिए नहीं है। पब्लिक के लिए क्या है, हमारा शेड्यूल बैंक है, कमर्शियल बैंक है, ये सब बैंक है, वो पब्लिक के लिए है, ठीक है। पब्लिक जाकर वहां पर अकाउंट, कभी आपने सुना है किसी पर्सन का अकाउंट आरबीआई में है, नहीं है, क्योंकि ये पब्लिक के लिए नहीं है, ठीक है, क्लियर। थर्ड, फाइनेंशियल सर्विस फॉर द गवर्नमेंट, हाँ फाइनेंशियल सर्विस फॉर द गवर्नमेंट, ये भी सही है, ये भी इसका काम है। लेंडिंग टू द गवर्नमेंट, हाँ गवर्नमेंट को कभी जरूरत पड़ती है पैसे उसे की, तो ये लेंडिंग करता है, पैसा देता है। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि ये पूछ रहा है नॉट फंक्शन है, कौन नॉट है, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, कैपिटल मार्केट इज द मार्केट फॉर, किस लिए, कैपिटल मार्केट का मतलब होता है कि जब हम अपना पैसा क्या करते हैं, एक तरीके से इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं फॉर, अब इन्वेस्ट करते हैं, जैसे आप कहीं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, कहीं पैसा लगा रहे हो, बॉन्ड में पैसा लगा रहे हो, दैट इज एवरीथिंग इज कैपिटल मार्केट, जो लंबे समय के लिए आप एक तरीके से पैसा अपने सिक्योर कर रहे हो, कैपिटल मार्केट उसी चीज को बोला जाता है। अब ये कैपिटल मार्केट होता ही है लॉन्ग टर्म के लिए। अब जब मैं बोलूं लॉन्ग टर्म के लिए, तो मतलब 1 साल से तो ज्यादा ही होगा, ठीक है। तो फंड फॉर लॉन्ग टर्म, ठीक है, मीडियम के लिए नहीं होता है, शॉर्ट के लिए भी नहीं होता है, लॉन्ग एंड शॉर्ट के लिए नहीं होता, ठीक है, क्लियर। तो ये किसके लिए होता है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट कह रहा है कि, नेक्स्ट कह रहा है इवन इन 1990 व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ द कंट्री पॉपुलेशन कंटिन्यू टू बी एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर सेक्टर, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर में 1990s के टाइम में, यानी 1990s के टाइम में एग्रीकल्चर सेक्टर में कितने लोग हैं, काम कर रहे थे, ठीक है। तो जो इसका राइट आंसर है 65%। लेकिन हमें अभी का जानना है, प्रेजेंट में कितने लोग हैं, प्रेजेंट में कितने लोग हैं, तो आपका 46.1% अभी जो है किसमें है, एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहे हैं। इतना चीज आपको ध्यान रखना है। और क्या ध्यान रखना है, इसके साथ साथ और ध्यान रखना है कि जो कि हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, वो आज की डेट में कहीं, देखो किसी भी कंट्री को अगर बताना है कि वो डेवलप कंट्री है या डेवलपिंग कंट्री है, तो वो उसके जो पॉपुलेशन है ना, उसका पॉपुलेशन इंगेजमेंट जो है वो किस सेक्टर में ज्यादा है, यानी अगर वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ज्यादा है, सर्विस सेक्टर में ज्यादा है, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ वो डेवलप हो रहा है। लेकिन अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में आपका पॉपुलेशन मैक्सिमम है, क्योंकि इसका आउटपुट नहीं आता, अगर मैक्सिमम पॉपुलेशन इसमें एंगेज है तो आउटपुट तो आ नहीं रहा है, उतना पैसा नहीं आ रहा है जितना इसमें लोग काम कर रहे हैं। खैर गरीबी है तो धीरे धीरे ठीक होगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हब बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट लिबरलाइजेशन मींस, अब लिबरलाइजेशन का मतलब आप ही बता दो, इतनी बार मैंने आपको समझा दिया है। इंक्रीज इन द रिस्ट्रिक्शन ऑफ द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, नहीं ये कोई मतलब नहीं है। इंक्रीज इन द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, नहीं, इसी चीज को तो हटाने के लिए हटाया। रिडक्शन इन कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ओवर द प्राइवेट सेक्टर, दैट इज द राइट आंसर, ठीक है। फ्री प्ले फॉर मार्केट फोर्स एंड ऑल सेक्टर ऑफ नो कंट्रोल, नहीं ये भी नहीं, ठीक है। यानी लिबरलाइजेशन का मतलब ये होता है कि जब हम गवर्नमेंट का कंट्रोल जो है वो क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, कम करते हैं प्राइवेट सेक्टर से, यानी प्राइवेट सेक्टर को आजादी देते हैं कि जाओ खुल के अपना बिजनेस करो, जैसे करना है वैसे करो। हाँ कुछ सर्टेन रूल एंड रेगुलेशन है जिसको आप कंटिन्यू फॉलो करते रहना पड़ेगा, ठीक है, दैट इज द लिबरलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज 2022 व्हिच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्रेप्स, तो महाराष्ट्र इज द राइट आंसर, ग्रेप्स, और साथ ही साथ कॉटन यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है महाराष्ट्र से। एक चीज और याद रखना है, एआई यूनिवर्सिटी यहाँ पे सेटअप हो रहा है, यूनिवर्सिटी सेटअप हो रहा है, ठीक है, महाराष्ट्र से चीज याद रखना है, क्लियर। आंध्र प्रदेश से याद रखना है कि 25 आपका क्या है, हाईकोर्ट यहाँ पर बन चुका है, ठीक है। और क्या याद रख सकते हो कि इसका जो कैपिटल है अमरावती, अमरावती, ठीक है, इतना चीज आपको ध्यान रखना है। वेस्ट बंगाल से आपको याद रखना है कि सबसे ज्यादा किस चीज का प्रोडक्शन करता है, तो जूट का, किस चीज का प्रोडक्शन करता है, तो जूट का। और नेशनल जूट, अगर मैं आपसे पूछूं कि नेशनल जूट बोर्ड कहां पर है, तो वेस्ट बंगाल में है। नेशनल टी बोर्ड कहां पर है, तो वेस्ट बंगाल में है, ठीक है, इतना चीज आपको याद रखना है। अरुणाचल प्रदेश ये आपका नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है, ठीक है, तो इतना चीज आपको याद रखना है, क्लियर। तो इतना जो भी चीजें मैंने आपको समझाया, डिटेल में जाएंगे, डिटेल में समझेंगे, आसानी समझेंगे। और देखो इकोनॉमिक्स आप नहीं करो, जो भी चीज करंट का है वो भी मैं बता रहा हूँ आपको, यानी आपको इस क्लास से बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। आप बाद में जब आप इसका नोट्स बनाओगे, कंटिन्यू रिवाइज करोगे, तो आपको इससे पता चलेगा कि हाँ डिटेल में पढ़ने का मतलब क्या होता है, ठीक है, क्लियर। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं,
अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, ओके। और हाँ, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए। कमेंट में बताइए कैसा लग रहा है वीडियो और क्या क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।